नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल एबीएन न्यूज़ भारत। साथियों, बात करने वाले हैं पुरानी पेंशन योजना ओपीएस, नई पेंशन योजना एनपीएस और अभी वर्तमान की पेंशन योजना यूपीएस, या फिर किसानों की मांग एमएसपी, या देश के 140 करोड़ लोगों के बारे में आवाज उठाने वाले हैं। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए पेंशन की नई योजना घोषित की। एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस को लेकर पिछले एक हफ्ते से बहस मुहिम चल रही है। इसके एक पहलू की खुर्दबीन से पड़ताल की जा रही है कि आर्थिक, राजनीति और सामाजिक हर पहलू से इसकी व्याख्या हो रही है। आर्थिक के जानकारों को कहना है कि यह पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस नहीं है, बल्कि नई पेंशन योजना एनपीएस का विस्तार है। उनके हिसाब से इस योजना से केंद्र सरकार के ऊपर कोई बड़ा बोझ नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिटायरमेंट कर्मचारियों को निश्चित पेंशन देने के लिए इस योजना में फंडिंग की व्यवस्था की गई है। वहीं सरकार ने भी इसमें अपना कुछ अंशदान जोड़ने की कोशिश की है। इसमें जैसे कि आपको 14% मिलता था, उसमें 18% के आसपास जमा करेगी। इसे शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंस इंस्टीट्यूट में निवेश किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बेसिक सैलरी के 50% के बराबर निश्चित पेंशन जीवन भर मिलती रहेगी। इस योजना में सिर्फ यही बात काम की जा रही है कि सरकार जहां पेंशन फंड का निवेश करेगी और अगर उसमें घाटा लगता है और किसी समय शेयर बाजार बुरी तरह से गिर जाए तो आर्थिक मंदी आ जाएगी, तब सरकार निश्चित पेंशन कहां से देगी? तब सरकार के ऊपर बोझ पड़ेगा। लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह है कि अगर शेयर बाजार में तेजी रही तो सरकार निश्चित पेंशन के ऊपर अतिरिक्त कमाई भी क्या कर्मचारियों को देगी? सो इसे एक कैलकुलेटेड रिस्क माना जा रहा है। इसमें जो नुकसान या फायदा केंद्र सरकार को होगा, वही राज्यों की सरकारों को भी होगा। जहां तक इसके राजनीतिक पहलू का सवाल है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों की वजह से सरकार ने इस दिशा में पहल की है। लोकसभा चुनाव में भाजपा के खराब प्रदर्शन की वजह से भी प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समूह जेसीएम से 10 साल के बाद पहली बार मुलाकात की है। एकीकृत पेंशन योजना की घोषणा हुई, लेकिन 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस का लाभ देने से भाजपा को कोई बड़ा लाभ नहीं होने वाला। आखिरकार कांग्रेस की राज्य सरकारों ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन लागू कर दी, तो उन्हें क्या लाभ मिला? दोनों जगह कांग्रेस हार गई। रही बात सामाजिक पहलू की, तो एक खास वर्ग को जिसे पहले से आर्थिक सुरक्षा मिली हुई है, उसे आर्थिक सुरक्षा मिल जाएगी। सरकारी नौकरियों के प्रति आकर्षण फिर से बढ़ जाएगा और जिन राज्यों में दहेज की प्रथा अब भी मौजूद है, वहां सरकारी नौकरी करने वाले दुल्हों की कीमतों में बढ़ोतरी मिलेगी। परंतु बड़ा सवाल यह है कि एक बेहद छोटे से वर्ग को आर्थिक सुरक्षा देना और सामाजिक स्तर पर उनके सम्मान में बढ़ोतरी करने से देश की बड़ी आबादी को क्या फायदा होगा? केंद्र और राज्य सरकारों के कुल कर्मचारियों की संख्या 5 करोड़ के करीबन पहुंचती है। कह सकते हैं कि 20 से 25 करोड़ आबादी के दायरे में आएंगे। इसके अलावा एक छोटा समूह संगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी करने वाले या कारोबार करने वाला है, जिससे आर्थिक सुरक्षा की चिंता ही नहीं है। परंतु बचे हुए 100 करोड़ से ज्यादा लोगों का क्या है? क्या उन्हें पहले की तरह 5 किलो अनाज पर ही जीवन व्यतीत करना होगा? सरकार जिस तरह से अपने कर्मचारियों के बारे में सोच रही है, उस तरह से दूसरे लोगों के बारे में भी क्या सोच रही है? क्या दूसरे लोग देश के विकास में योगदान नहीं दे पा रहे? क्या उनके श्रम की कोई कीमत नहीं है, या उनके प्रति राज्य की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? ऊपर से देश में कर्मचारियों को ठगने का प्रयास किया जा रहा है। जब डिमांड की ओपीएस को लेकर, तो सरकार ने एनपीएस का प्रस्ताव रखा कि हम एनपीएस लागू करेंगे। कर्मचारियों ने सोचा कि चलो देश हित में कुछ बात हुई है, तो वाकई ही ये हमारे निर्णय के लिए साबित होगा, अच्छी बात है। लेकिन अब जब 10 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी कर्मचारी संगठनों के साथ बातचीत करते हैं, तो उसमें क्या निकल कर आता है कि देश में एक ऐसा किस्सा चलने वाला है जो कि कर्मचारियों को कहीं भी रास नहीं आने वाला। जितना समय बीतता जा रहा है इस पेंशन योजना को लागू किए हुए, उतना ही इस पर एक टिप्पणी कोई न कोई देता जा रहा है। तो देश के किसानों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार के पास क्या योजना है? सभी तरह की बात होनी जरूरी है। सरकार यह कहकर पीछे नहीं छुड़ा सकती कि वह किसानों की आय दुगनी करने के लिए काम कर रही है।
वहीं बात करते हैं कर्मचारियों को लेकर, क्योंकि देश का अन्नदाता किसान है और देश का जो जिम्मेदार नागरिक माना जाता है इस देश के अंदर, वो केवल सरकारी कर्मचारी को माना जाता है। तो दोनों किस्सों को लेकर सरकार ने आखिर किया क्या है? तो वही किसानों की आय दुगनी करने के लिए काम कर रही है या उनकी आय दुगनी कर दी है? अभी तो आप वादों के मुताबिक सरकार किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी कानून की गारंटी नहीं दे सकते। एमपी स्वामीनाथन फॉर्मूले के तहत लागत के ऊपर 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी मिलना किसानों का सपना रहा है, जिसे सरकार पूरा नहीं कर पाई। सोच का विडंबना यह है कि देश में बिकने वाले उत्पाद के ऊपर अधिकतम खुदरा मूल्य यानी कि एमआरपी लिखी होती है और दुकानदार उसी कीमत पर उत्पाद बेचता है, लेकिन किसानों को अधिकतम तो छोड़िए न्यूनतम समर्थन मूल्य देने को सरकार में दिक्कत होती है। जिस तरह से सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन भत्ते तय करने के लिए वेतन आयोग बनाती है, एक निश्चित उम्र तक नौकरी की गारंटी देती है और रिटायर होने के बाद उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है, क्या उसी तरह किसानों के साथ नहीं होना चाहिए? किसानों के साथ साथ खेती मजदूरी की स्थिति की बेहद दंदनीय है, लेकिन सरकार उन पर भी ध्यान दे। भारत में सबसे ज्यादा लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। भारत सरकार ने अपने आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक भारत में कुल 53 करोड़ लोग काम कर रहे हैं, जिनमें से 44 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसमें सोचने वाला विषय महज ये बन जाता है कि 900 करोड़ लोगों को किसी तरह की कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। इनमें सरकारी और संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लगभग बाकी 44 करोड़ लोग शामिल हैं। नौकरी की तो छोड़िए, उनके कामकाज के घंटे तय नहीं है, न कोई सुरक्षा स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध है, न काम करने की स्थिति को लेकर कोई गारंटी है और न बेरोजगार होने पर किसी तरह की सुरक्षा उपलब्ध है। लेकिन शायद ही कहीं इसे सुनिश्चित करने की कोई व्यवस्था की गई हो। न तो इन्हें नौकरी देने वाले नियोक्ता इसके सुरक्षा की कोई व्यवस्था उठाते हैं और न सरकारी स्तर पर कोई व्यवस्था लागू की गई है। वहीं देश का आम नागरिक, सरकार इनसे टैक्स तो वसूलती है। अभी पिछले दिनों ही यह आंकड़ा सामने आया कि अप्रत्यक्ष कर यानी जीएसटी में बड़ा हिस्से का 90% आबादी का है, जिसको किसी तरह की कोई आर्थिक सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल पा रही। क्या सरकार को इस बारे में नहीं सोचना चाहिए? सरकार अपने कर्मचारियों के हित का ध्यान रखी है, यह अच्छी बात है, लेकिन उनके लिए नौकरी की कोई गारंटी है, भविष्य में सुरक्षित किया जाए, लेकिन साथ साथ देश की बड़ी आबादी को न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा देने के उपाय भी तय करने चाहिए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो यही मैसेज जाता है कि उनका पूरा तंत्र देश की 140 करोड़ आबादी से कहीं भिन्न हो सकता है। इस निष्कर्ष के जवाब में कई लोगों का तर्क है कि सरकार किसानों का सम्मान निधि दे रही है या दूसरी रेवड़ियां बांट रही है। फिर यह तो बड़ी आबादी को बरगलाने जैसा होगा कि सरकार अपने कर्मचारियों को पहले से मिल रही अनियमित पेंशन की जगह निश्चित और बढ़ी हुई पेंशन देगी, लेकिन बाकी लोगों को रेवड़िया से काम चलाना पड़ेगा। बात है पेंशन व्यवस्था को लेकर। पेंशन व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था हमारे देश के अंदर चल रही है, अगर हम वर्ल्ड के हिसाब से बात करें तो पेंशन व्यवस्था हमारे देश की इतनी बुरी कंडीशन है जिसको लेकर सभी कर्मचारी नाराज हैं सरकार से और कहते रहे हैं कि हमें पुरानी पेंशन योजना ही चाहिए। तो उनका बिल्कुल मत सही है मेरे मानने से, क्योंकि पेंशन एक ऐसी व्याख्या है जिसको लेकर हर कर्मचारी चाहता है या एक जो नागरिक है वो चाहता है कि हमारा जो बुढ़ापा है वो इस तरह की से एक सुदृढ़ तरीके से हम बना सके, जिससे हमारे भविष्य में आगे चलकर हम अपने बुढ़ापे में आगे चलकर हम जो है एक संपन्न और सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। तो सरकार को जो मैंने अभी बातें बताई हैं इन सभी टॉपिक के ऊपर विचार करना चाहिए कि अब किसानों के लिए क्या करना चाहिए या देश का आम नागरिक है उनके लिए क्या करना चाहिए, कर्मचारी वर्ग हैं उनके लिए क्या करना चाहिए। देश का किसान सड़कों पर आ जाता है, देश के पहलवान सड़कों पर आ जाते हैं, देश के कर्मचारी सड़कों पर आ जाते हैं, तो ऐसी व्यवस्था आखिर बनाई क्यों है? कुछ ऐसा संशोधन करने का प्रयास किया जाना चाहिए जिससे कि देश का आम नागरिक, सभी देश के नागरिकों की बात करता हूँ कि देश का जो आम नागरिक है वो सभी के सभी जो भी आप लागू करें उनमें खुशी से अपना ले, यानी कि उन्हें लगे कि हाँ कुछ है जो हमारे लिए बेनिफिट वाला हो सकता है। तो जो भी मैं आपको बातें बताने का प्रयास करता हूँ वो कहीं ना कहीं आपके बेनिफिट वाली होती है। ये बात मैं खुद से नहीं कहता, क्योंकि जितनी मेरी वीडियो अब तक चली हैं
यानी कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया है, तो मुझे लगता है कि जो मिलियन वाले सब्सक्राइबर मिलियन वाले चैनल्स हैं उनके टक्कर की मेरी वीडियो सारी हुई हैं। ये मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ, ये आप जो वीडियो में कमेंट्स करते हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे अच्छा लगता है जो आप वीडियो में कमेंट्स करते हैं, या फिर उन कमेंट्स के ऊपर भर भर कर लाइक आते हैं। कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन कुछ कमेंट्स एक ऐसे होते हैं जो देश हित में अपना योगदान देते हैं। जैसे अभी आपको वीडियो की प्रतिक्रिया लगी हो, आप वीडियो को देखिए, पूरी संपूर्ण तरीके से वीडियो देखिए आपने, बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार व्यक्त है आपका। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर करने की कोशिश करें। अगर आप चाहते हो कि आप सुपर थैंक्स दे सकते हैं, तो जो मैसेज लिखने वाला बॉक्स है उसी के बराबर में डॉलर का साइन बना हुआ है, तो आप सुपर थैंक्स दे सकते हैं, जैसी भी आपकी इच्छा हो। चलिए साथियों, मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही नॉलेजेबल मुद्दे के साथ, जैसी भी आपको प्रतिक्रिया लगी हो। और हाँ, वीडियो को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।